गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल गुड इवनिंग सर। सब आ गए? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो बहुत अच्छे। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, काफ़ी लोग शायद ऑनलाइन भी देखेंगे, ठीक है। सो देखो यार, मैं पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि करने क्या वाले हैं अपन आने वाले कुछ दिनों में। सो एंड ऑल्सो गाइज, प्लीज़ कीप योर माउथ्स माइक्स म्यूट, बिकॉज रिकॉर्डिंग हो रही है तो दूसरे लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। अनलेस यू इफ यू हैव डाउट्स अगेन आप पूछ सकते हो। सो मैं आपको पहले ओवरव्यू दे दूं कि 30 डेज में हम लोग कुछ, मैंने बताया था, मैसेज मैंने किया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। 50 के अराउंड टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होंगे रिवीजन के टाइम पे, और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो उसके लिए मैं, देखो 30 डेज का मतलब नहीं कि हम डेली 30 डेज नहीं करेंगे। देर विल बी लाइक अ सेशन फॉर लाइक लेट्स से 5 डेज लगातार, फिर कुछ 3-4 दिन का मैं टाइम दूंगा ताकि जितनी चीज़ें हुई हैं कवर उसको एक बार आप प्रैक्टिस करके, कुछ बैकलॉग वैकलॉग रहता है तो छोटे मोटे बैकलॉग आप हाथों हाथ निपटा लो उसके। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं होगा कि आप क्लास के जस्ट इमिडिएटली बाद रोज होमवर्क कर पाओ, बट आई एट द सेम टाइम आई ऑल्सो बिलीव कि आपको करना चाहिए, मतलब कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि क्लास के टाइम पे ही आप होमवर्क कर लो, मतलब क्लास के जस्ट बाद आप होमवर्क कर लो ना। सेकंड जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि ब्रेक जो होंगे वो 2-3 दिन का ब्रेक होगा, देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो भी अपना होगा। जैसे इस वीक में मैं आपको बताता हूँ कि अपन अभी लगातार 4-5 दिन करेंगे। इट्स जस्ट लाइक अ पायलट रन, तो थोड़ा बहुत आप भी अपने चैलेंजेस वगैरह बताओ क्या हो रहा है, उस हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी करेंगे अपन इसको, ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मेन जो मोटिव इसका यही है कि रिवीजन आपका अच्छे से हो सके। मेन एम ये है मेरा ना। जहाँ तक इसकी बात है, टॉपिक्स की बात है, तो मैं आपको शेयर करूंगा लिस्ट धीरे धीरे करके। अभी मैंने जो डे बाय डे आपको लिस्ट शेयर करूंगा, स्लाइड शेयर करूंगा, कुछ मुझे लगेंगे एक वीक के आसपास वो सारा टॉपिक कंपाइल करके मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विथ यूडियोमेट्री, एंड पता नहीं आज क्या, आज ही दिन का दिन था कि मेरा ये पता नहीं कैमरा क्यों नहीं वर्क कर रहा है। एनीवेज, तो यूडियोमेट्री और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये दो टॉपिक्स मैंने पिक किए हैं आज कवर करने के लिए। सो आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा था इसको ऑलरेडी, और नहीं भी पढ़ा होगा तो लेट्स सी कि क्या इसमें होगा और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। कुछ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पॉस्टुलेट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिए हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ आपको डाउट होगा। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है, पहले से अगर नहीं पढ़ा है आपने, बिल्कुल नहीं याद है, तो कुछ नहीं, मैं आपको बस ब्रीफ कर देता हूँ क्विकली कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बेसिकली हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं। फिजिक्स में भी अभी आपने रिसेंटली पढ़ा होगा मे बी कि गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइनी स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, एंड द कोलिजन बिटवीन गैसेस पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड टू बी इलास्टिक। देर इज नो और नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब एक एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता है कभी भी, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं। यस अंश, लेक्चर नोट्स आपको मिलेंगे नो डाउट, एंड आपको लिखने की जरूरत है, बिकॉज उससे क्या होगा कि फोकस बना रहेगा, नहीं तो दिन अगेन पर्पस नहीं रहेगा, उसका डिफीट हो जाएगा। सो आप शॉर्ट में लिखते रहो मेन मेन पॉइंट, एंड देन क्वेश्चन को आपको मतलब एकदम फोकस होके करना है क्लास में ही जब मैं कराऊंगा। सो या, एंड देन प्रेशर ऑन द वॉल इज ड्यू टू दोज इलास्टिक कोलिजन्स जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल पे, उसकी वजह से। ऑलरेडी मैंने बता दिया कोलिजन इलास्टिक होता है। ग्रेविटी का कोई इम्पैक्ट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं मॉलिक्यूल्स पे। देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी, और नेग्लेजिबल, एक्चुअली नो तो नहीं बोलेंगे, नेग्लेजिबल इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मॉलिक्यूल्स। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में इसमें से डाउट है तो आप एक बार पढ़ो इनको, और इसमें कुछ ऐसा बहुत डिफिकल्ट सा पॉइंट नहीं है, आपको समझ में आएगा, दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ना यहाँ से आपको मैं बस क्विकली ब्रीफ कर देता हूँ कि यहाँ से हमने डिराइव किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो लेटर ऑन हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जाके, मतलब गैसेस इक्वेशन जब हमने ड्राइव किया था तो हमने ये भी प्रूव किया था कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, and this is basically nothing but average kinetic energy per molecule. सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी पर मोल अगर आपको निकालना है एवरेज,
तो दैट इज 3/2 RT पर मोल। आर और के की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आर इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। हाँ, मतलब अगर इफ यू आर कंफर्टेबल विद दीज कॉन्सेप्ट देन यू शुड वेट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, अगर आपको ऑलरेडी पता है तो। और अगर आपको नहीं पता है कॉन्सेप्ट तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड हेयर। और अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में लगता है कि क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें कवर करने के लिए मेरे पास, आपने स्लाइड देखा होगा, मैं बस इसलिए थोड़ा सा स्पीड रखूंगा, बट एट द सेम टाइम आई पे अटेंशन टू द थिंग्स विच एक्चुअली अपीयर इन द एग्जाम, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आप उस हिसाब से भी इसको कर सकते हो ना। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। पोस्टुलेट्स आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो ना। इसको नोट कर लेना आप फॉर्मूले में, बाकी मैं फॉर्मूला शीट भी शेयर करूंगा आफ्टर द लेक्चर। नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज, हाँ, के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो के पार्ट के जो यहाँ पे है, मैं आपको बता दूं, ये जो के है इसको हम कहते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट। कांस्टेंट एंड इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज नथिंग बट के इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, है ना। तो इफ समवन वांट्स टू नोट दैट डाउन, आप बस इस मेन मेन पॉइंट्स को नोट करते रहो साथ साथ में, है ना। सर, यस। केटीजी के हिसाब से ये भी एक पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि द टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब यस, फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, यस। केटीजी ओके, के हिसाब मतलब से, पोटेंशियल एनर्जी मतलब कंसिडर नहीं करना। हाँ, क्योंकि अट्रैक्शन हम जीरो मान के चल रहे हैं ना, तो अट्रैक्शन है नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे बोलोगे आप, ओके, राइट। है ना। हाँ, बाकी अब लेटर ऑन थर्मोडायनेमिक्स में हम उसको और भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एनर्जी होती है। यस, डेफिनेटली यू कैन मेक रनिंग नोट्स एंड दैट विल बी हेल्पफुल। मतलब क्विकली, मतलब टाइम नोट्स पे नहीं देना है, फोकस करना कॉन्सेप्ट पे। और उसमें अगर आपको लगता है कि कोई गैप है, आपके पुराने डाउट्स है, तो आप पूछते रहो साथ साथ में। नाउ मूविंग ऑन, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नाउ ये फॉर्मूला नॉट यूजफुल, मैंने बस यहां पे रख दिया है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक इस पे कुछ, इसकी इंपॉर्टेंस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। मेन इस ग्राफ को समझना इंपॉर्टेंट है। नाउ ग्राफ में क्या है देखो, इट्स अ, मतलब स्टैटिस्टिक्स का यूज किया गया है एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब आपने पढ़ा था तब आप प्रोबेबिलिटी को नहीं जानते थे उतने अच्छे से, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं आती थी, बट नाउ यू नो प्रोबेबिलिटी अ बिट। हाँ, हालांकि अभी भी आप कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी नहीं जानते हो, बट डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी का आपको आइडिया है। तो अगर मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज की प्रोबेबिलिटी होगी कि भाई जीरो से लेके कहीं तक वेलोसिटी हो सकती है, मॉलिक्यूल के पास स्पीड हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है जीरो से लेके, तो उस स्पीड को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें ऑन अ ग्राफ, सो यहां पे इस एक्सिस पे हम लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी दैट इज इन द रेंज ऑफ u प्लस डी यू, है ना। एंड वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं एक्चुअल स्पीड की वैल्यू, है ना, यहाँ पे u होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये होता है पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ये होता है कि ग्राफ में जो हायर वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव स्क्यूड ग्राफ का। मतलब प्रैक्टिकली मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। मतलब इधर का जो स्लोप होता है ज्यादा स्टीप होगा और राइट साइड का जो स्लोप है वो ज्यादा फ्लैट होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्यूड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक क्लास है, उस क्लास में देर आर 100 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आ रहे हैं वो 30-40 की रेंज में है, एंड देर आर 5 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं या 170 आ रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द डेटा इज इनफैक्ट बिटवीन 30 to 40-50 रेंज, लेकिन कुछ ही डेटा है जो बहुत ज्यादा हाई है, उसकी वजह से एवरेज वैल्यू को वो आगे शिफ्ट करते रहे। तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ना बेल कर्व इज समथिंग डिफरेंट। बेल कर्व इज लाइक जब आप सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि जितने कम मार्क्स वाले हैं उसी एवरेज में ज्यादा मार्क्स वाले भी हैं, है ना। तो वो रेंज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है कि कम वाले का नंबर भी उतना है, ज्यादा वाले का नंबर भी उतना, तो उसको हम कहते हैं बेल कर्व। नेगेटिवली स्क्यूड क्या होगा कि क्लास है, क्लास में
100 स्टूडेंट्स है मान लो, 100 स्टूडेंट्स में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का स्कोर जो है 160 170 के रेंज में है, एंड देयर आर 4-5 स्टूडेंट्स उनका मार्क्स जो है एग्जैक्ट अचानक से 20 के रेंज में। तो जो छोटी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होगी एज कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू, तो नेगेटिवली स्क्यूड ग्राफ आएगा, और अगर बड़ी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी एज कंपेयर टू द एवरेज वैल्यू, तो पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ आएगा। नाउ प्रैक्टिकली इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड ग्राफ, क्योंकि हायर वेलोसिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई तक जा सकती है। मिनिमम का क्या है, 0 तक है, मैक्सिमम का क्या है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, एंड प्रैक्टिकली दे हैव वेरी हाई वेलोसिटी, मॉलिक्यूल्स हैव वेरी हाई वेलोसिटी। ठीक है। नाउ इसमें 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जो यहाँ पे देख रहे हो आप, जिसको हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2 RT/m। ठीक है। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8 RT/m, और यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 3 RT/m। ठीक है। ये 3 वेलोसिटीज, और ये फॉर्मूला अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आप इस फॉर्मूले को ध्यान रख सकते हो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस फॉर्मूले में और क्या क्या चीजें इससे पूछी जा सकती है, तो एक तो टेम्परेचर के साथ वेरिएशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा जा सकता है, और एक मोलर मास के साथ वेरिएशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का पूछा जा सकता है, जिसको हम इस इक्वेशन से जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एट द सेम टाइम इन जो वैल्यूज है उनका नंबर समझो कि dN/du रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पीड बिटवीन u प्लस du। ठीक है। और अगर आप इसके एरिया की बात करते हो, तो एरिया अंडर द कर्व डिपेंड करता है कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया और वाई एक्सिस पे क्या लिया है। लेकिन हाँ, अगर एक्स एक्सिस पे आपने dN/du लिया है तो एरिया अंडर द कर्व आएगा n, और अगर एक्स एक्सिस पे आपने dN/du अपॉन 1/n लिया है तो एरिया अंडर द कर्व आएगा 1 यूनिटी। ठीक है। आगे ये सब नोट्स में होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन कांस्टेंट। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगेन। There will be very few molecules with very low velocity. There will be very few molecules with very high velocity. Total area under the curve is constant, है ना, and n होगा, और जो अपन ने अभी कर्व देखा है उसका, और अगर आप dN/du लेते हो तो एरिया अंडर द कर्व विल टर्न आउट टू बी 1, एंड एरिया अंडर द कर्व इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ना। ये सुन के लोगों को डाउट होता है कि सर जब यहाँ पे n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, ये क्या है, नंबर ऑफ molecules in the sample, तो क्यों ना हम कहें कि n की जो वैल्यू है वो पार्टिकल का जो वो है, जैसे n पे अगर डिपेंड करता है टोटल एरिया अंडर द कर्व, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करना चाहिए, बट नहीं। दैट्स द थिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी कि जब आप स्टडी करते हो किसी मॉलिक्यूल को, तो जितने मॉलिक्यूल आपने सैंपल में लिए हैं, दोज आर दी मॉलिक्यूल्स दैट मैटर। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है घट रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो आप? जैसे आप कोई स्टडी करते हो, कोई ऑब्जर्वेशन करते हो, तो जो आप सैंपल में डेटा लेते हो उससे फर्क पड़ता है ऑब्जर्वेशन पे। पॉपुलेशन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? So could you explain it again, please? हाँ, जैसे मान लो कि आप इंडियन पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हो, है ना, तो आप स्टडी कर रहे हो कि हाउ मेनी ऑफ द, मतलब टोटल सिटीजन्स जो है इंडिया में, उनकी क्या वैल्यू है, और वो क्या, कोई भी इंटरेस्ट, हॉबी, इनकम, कुछ भी स्टडी कर रहे हो आप। तो आप क्या करोगे, आप एक सैंपल बनाओगे विच शुड बी एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल पीपल, क्योंकि आप 1.5 बिलियन लोगों का तो स्टडी नहीं कर सकते जाके इंडिविजुअली। तो आप क्या करोगे, आप उसमें से कुछ सेलेक्टेड पीपल करोगे, उसको सैम्पलिंग कहते हैं। वो सैंपल शुड बी ऑफ कोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन। बट अगर मान लो कि पॉपुलेशन तो बढ़ घट रही है, लेकिन तुम्हारी स्टडी पे उस पॉपुलेशन के बढ़ने घटने का इफेक्ट नहीं आएगा एट दैट मोमेंट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड योर सैंपल, Yes. है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने सैंपल में अगर पहले डिसाइड कर लिए, तो उसके बाद एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर चेंज भी होता है तो रूल उस पर वही लगेगा, क्योंकि हमने स्टडी कर लिया अपना सैंपल देख के। Yes, समझ में sir. आ रहा है? Yes, sir. Thank you, मतलब That's the हम point. ग्राफ को ये ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं ना कि क्वालिटी वाइज हम लोग उनके स्पीड्स को प्लॉट कर रहे हैं, नॉट क्वांटिटी वाइज। हाँ हाँ, यस यस यस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी ले रखा है उसमें ना। अब ये वही सर सेम, हाँ जी, सर तो ऐसा बोल सकते हैं कि इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स एडेड या सब्ट्रैक्टेड। यस डेफिनेटली,
The Okay. area under the graph has nothing to do with number of moles added. Area under the graph has to do with how many molecules you have actually taken into the sample while performing the experiment. Yes. है ना? हाँ, ये है. Yes, it does represent almost all the particles. ये वही बात हो गई कि it represents all the particles. नहीं, रिप्रेजेंटेशन करना और एग्जैक्ट इक्वल होने में डिफरेंस है. जैसे जब आप अभी वही मैंने बोला कि कोई भी स्टडी होती है तो स्टडी में जो आप लोग सेलेक्ट करते हो दे आर नॉट इक्वल टू एक्चुअल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिनके लिए वो स्टडी हो रही है, बट दे आर इक्वल टू, दे आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोज पॉपुलेशन. कि 100 लोगों के बराबर एक बंदा सेलेक्ट कर लिया, वो 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है अकेला. तो दैट्स नॉट एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाँ, एप्लीकेबल वो सारे मॉलिक्यूल्स पे होगा फिर वो. सर सेकंड लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, एरिया अंडर द कर्व कांस्टेंट रहेगा. तो अगर आप देखो ना, जो आप वाई एक्सिस पे लोगे उसी हिसाब से एरिया निकालोगे ना. तो एरिया अंडर द, जैसे वाई एक्सिस पे अगर आपने 1/n dn by du लिया है, दैट इज बेसिकली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू क्या करोगे, du करोगे और इसको इंटीग्रेट कर दोगे, तो यही एरिया अंडर द कर्व आएगा. नाउ दिस विल बी इक्वल टू 1, है ना. एंड क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने इधर डिवाइड कर दिए, यही है. ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, ये तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होती है वैसे भी. हाँ सर. ठीक है ना. नेक्स्ट है एवरेज और मीन स्पीड. ये सब फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता दिया. आरटी को बस आप पीवीज को एनआरटी लगा के रिप्लेस करते जा रहे हो सारी वैल्यूज को, तो ये सारा फॉर्मूला बन जाता है. मतलब कुछ नहीं कर रहे हम लोग, आरटी की जगह पीवी बाई एन लिखते हैं, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो आर टी इज इक्वल टू पीवी बाई एन. ठीक है, फिर आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला भी लगा दोगे, क्या, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, तो आर टी बाई एम इज इक्वल टू क्या, पी बाई डी. तो ये सब वैल्यूज पुट करते हैं. ध्यान देना कि कोई भी स्पीड यू आर एम एस और यू एम पी और यू एवरेज क्या होगा, ये आर इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस. ऑफ मास ऑफ Masses in the mass of sample. हाँ, मास ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स एज वेल. मोलर मास पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा. Yeah. Okay. ठीक है, इवन दो n इंटू एम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मास आएगा, लेकिन फिर ऊपर अगर नंबर ऑफ मोल चेंज करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम भी चेंज होगा. तो दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिपेंड ऑन मास. ठीक है, तो दोनों चीजें एक साथ चेंज होगी. बाकी सब में भी हमने यही किया, बस मेन फॉर्मूला याद रखो, आप इंटरचेंज कर लोगे ना. ये क्लियर हो गया सबको? जल्दी से अपन क्वेश्चन पे जाएंगे, बिकॉज वी हैव 1 hour एंड टू कवर एवरीथिंग यू नीड टू. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, दिक्कत हो तो बता देना, अपन एक ही टॉपिक करेंगे आज के लिए. बट सबसे पहला मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आप इन टॉपिक को टच करो आज जाके और उनको क्वेश्चंस लगा के खत्म करो. ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं तो यूडियोमेट्री ही है. काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो बस मैंने इसलिए लिया क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में आगे काम आएगा अपने को. नाउ डीएन बाई डी यू को हम लोग देख रहे हैं. डीएन बाई डी यू क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट, जो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ वहां पे है सैंपल में. तो अगर मैं dn बाई डी यू मैक्स देखूं, dn बाई डी यू मैक्स मतलब पीक ऑफ द कर्व जो है उसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो पीक ऑफ द कर्व अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो दिस विल रिप्रेजेंट कि मोस्ट प्रोबेबल मॉलिक्यूल्स dn बाई डी यू मैक्स. तो मैं क्या करूंगा? यस आरुष. सर यूजुअली जो मैक्सवेल का हम ग्राफ लेते हैं उसके y पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को dn बाई du के टर्म्स में कैसे लिखें? देखो, dn बाई डी यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप मुझे बताओ. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ दैट पर्टिकुलर डी यू वेलोसिटी, राइट. हाँ. राइट, और अगर उसको हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें, सो dn बाई डी यू रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी बिटवीन u प्लस डी यू. हाँ, और अगर इसको टोटल से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. अच्छा, तो y एक्सिस पे ग्राफ में 1/n dn बाई du रहता है. हाँ, तभी वो फ्रैक्शन होता है. बाकी dn बाई डी यू का भी करोगे तो वेरिएशन तो वही रहेगा ना, बस n इज द कांस्टेंट, तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ग्राफ Yeah, का okay. वो बढ़ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड हाँ, वगैरह. got it. Thank you. ना
dn by du मैक्स अगर मुझे निकालना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग पर्टिकुलर वेलोसिटी, तो मैं क्या करूंगा, इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की अगर मैं वैल्यू डाल दूं यहाँ पे और यहाँ पे, तो अपना काम हो जाएगा। तो अगर आप u इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT/m डालोगे ना, आप डाल के देखो, यहाँ पे पुट करके देखो, तो आपको मिलेगा कि dn बाई du मैक्स मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m बाई t। आप करके देखो, आप इन सबको पुट करो, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2RT/m, यहाँ पे 2RT/mm तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो e⁻⁻1 हो जाएगा जो कि कांस्टेंट होता है। यहाँ पे 2RT/m का स्क्वायर है, यहाँ पे m/RT का 3/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें 3 उल्टा by हो 2 जाएगा, ये हो जाएगा 2RT और रिवर्स हो जाएगा, तो आई थिंक T/m आ जाएगा, राइट, m/t आ रहा है, T/m आ रहा है, देखो एक बार रख के, यहाँ पे 2RT/m यहाँ पे रखोगे तो 2RT/m, और यहाँ पे m/2RT⁻3/2 है, तो हाँ ठीक है, m/t ही आएगा, सही है। तो m/t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। m इज मोलर मास। नाउ अब क्या होगा कि जब तुम मोलर मास बढ़ाओगे तो क्या होगा, जो पीक ऑफ द कर्व होगा वो बढ़ेगा, लेकिन एरिया अंडर द कर्व सेम ही रखना है। तो क्या होगा कि जब तुम मोलर मास बढ़ाओगे, समझ लो इसको, आगे मैं ग्राफ और अच्छे से ड्रॉ करा दूंगा, जब तुम मोलर मास बढ़ाओगे तो पीक ऑफ द कर्व मस्ट इंक्रीज। तो ये पहले का पीक है, ये दूसरे का पीक है, और मान लो इसका मोलर मास m1 है और इसका m2 है, तो अगर ऊपर वाला डेटा देखें अपन, तो आपको समझ में आता है कि जिसका पीक ज्यादा है उसका मोलर मास ज्यादा है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 होगा कि नहीं होगा, बताओ। हाँ और अगर टेम्परेचर के टर्म्स में बात करें, तो टेम्परेचर बढ़ने से पीक ऑफ द कर्व क्या होता है, घटता है। तो अगर मान लो ये T1 पे है और ये T2 पे है, तो T1 और T2 में कौन ज्यादा होगा, T2 नहीं, T2 सॉरी T2 हाँ, T2 विल बी ग्रेटर देन T1 बिकॉज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीक ऑफ द ग्राफ, टॉप जो पीक है ना। अच्छा, बहुत बार क्या होगा कि पीक आपको समझ में नहीं आएगा देखे कि कौन ज्यादा है कौन कम है, तो URMS से कंपेयर कर लेना कि URMS या UMP जो भी वेलोसिटी दी होगी, UMP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, T, एंड UMP इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, मतलब अंडर रूट 2e एंड अंडर रूट m, तो उससे भी कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो पॉइंट मैंने यहां पे लिखवाया है, ये दिस हेल्प्स यू इन प्रॉब्लम प्रैक्टिस। क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हो कि किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या किसका मोलर मास ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हुआ रिलेटेड टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कोई कंफ्यूजन है बता दीजिए, इट्स कैन बी पॉसिबल कि आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा के रखूंगा, बिकॉज स्लो स्पीड पे एक तो ये होगा कि आपको लगेगा कि आधे लोग लगेगा कि हो रहा है, आधे लोग को लग रहा नहीं होगा, तो इसलिए स्पीड बढ़ा के रखूंगा। और अब सीधे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। यस सिद्धांत। सर एक बार वो dn/du एक और बार बता देंगे क्या? dn/du जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन u प्लस du। ओके। ठीक है, हाँ और यस। उसको फिर टोटल से डिवाइड कर दिया, तो हाँ वो अपना फ्रैक्शन आ गया। ओके यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर आपको फ्यूचर में देखना हो ना तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना, इफ यू वांट टू ओके रेफर टू द डेटा कि क्या है ये। और यस जहां पे u प्लस डी यू लिखना है अपना ना, u प्लस डी यू के रीजन। ओके। यस अश्विन। अश्विन कोई डाउट है आपको, आवाज नहीं आ रही आपकी क्योंकि। अगर आप वापस एक बार वो बता सकते हो कि यूएमपी कब देखना है एंड कब डीएन/डी यू, बिकॉज दोनों का पूरा अपोजिट सेंस है। नहीं समझा मैं क्या बोल रहे हो, यूएन कब देखना है और डीएन/डी यू में जैसे अंडर रूट m/t है, बट अभी आपने बताया कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन होगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी देखना पड़ सकता है, तो वो कंडीशन एक बार बता सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये बोला कि दोनों से करोगे सेम ही रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट अलग आएगा। URMS है भी तो इस एक्सिस पे ना, ये भी तो समझो। ओके यस। और है ना, और D1/n TN/DU इस एक्सिस पे है, तो रिजल्ट अलग नहीं आएगा, दोनों में से कोई भी यूज करो। जो अब देखना कि यूजेबल कौन सा है, ये भी देखना पड़ेगा आपको वहां पे कि किसका
ग्राफ जो है क्लियरर है, किसका ग्राफ पे एक्यूरेट डेटा समझ में आ रहा है देख के, वो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ओके यस सर। यहाँ पे सो आई विल स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट, डोंट वरी, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये वेरिएशन मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू रीराइट दिस अगेन, बिकॉज अपन पढ़ तो नहीं रहे पहली बार कि इतना डिटेल में जाने की जरूरत है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस फटाफट। यस आर्यन, मैं नोट्स भेजूंगा। क्वेश्चंस गाइस, ईच क्वेश्चन आई विल गिव यू, ईच वन ऑफ यू 3 to 4 minutes, है ना, क्योंकि दैट्स द सर ये आइडिया। आंसर नहीं आरुष, सॉल्व करो, सॉल्व करो, गलत है ये वैसे भी गलत है, और सॉल्व करो क्वेश्चन, है ना, जल्दीबाजी नहीं करनी अपने को। और जिसका भी आंसर आ जाएगा यू कैन सेंड इट टू मी पर्सनली, आपको पर्सनली भेजना है ताकि दूसरे सॉल्व कर पाए, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो ना। यस अथर्व सही है, कृष्णा आपका भी सही है। दोनों चीजें आपको, वैल्यू भी रखनी पड़ेगी और मोलर मास भी। विराज बिल्कुल करेक्ट है। नो कृष्णा, नॉट एक्चुअली, बिकॉज मोलर मास N2 का 28 होता है ना। प्रज्ञेश अच्छे से सॉल्व करो। अनन्या सही है आपका। हाँ दैट वे इट इज पॉसिबल कृष्णा, राइट। हाँ श्रीधर सही है। अनुश्री नहीं, एक बार वापस चेक करो आप, कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने। सिद्धांत सही है, रत्नेश सही है आपका। आरुषि गलत किया आपने, जल्दीबाजी क्या, आराम से करो। नहीं मोहक गेस नहीं करना है अभी, सॉल्व करना अपने को। प्रत्युष सही है आपका आंसर, आरुष सही है, इशिता सही है, सार्थक सही, करेक्ट, अंश होगा, सबका सही आंसर आ रहा। मोस्टली सब सही आंसर कर रहे हैं। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाना है बच्चों, और कुछ नहीं करना अपने को, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करना है, और कोई इसमें। बिल्कुल सही है देन, वेरी गुड तनिषा। Sir, I've sent my answer तनिष्का, in the chat box. आप एक बार चेक कर सकते हो। तनिष्का आपने भी सही भेजा, हाँ क्या बोल रहे हो आप। Sir, I've sent my answer in the chat box. आप एक बार लेकर। हाँ देख रहा हूँ मैं, एक सेकेंड एक सेकेंड। हाँ सही है, ठीक है। उमर आपका भी सही है। ऑलराइट चलो, सो आंसर सी है इसका, ठीक है। और बहुत लोगों का सी आ भी गया है, मतलब मोस्टली सबका सी आ गया, अनलेस आपने कोई जल्दीबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक करी हो। और फॉर्मूला तरीका काफी सिंपल है, कि दिया गया है कि यू आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन इज √7 times यू आर एम एस ऑफ नाइट्रोजन। देखो यार, मैं तो जल्दीबाजी नहीं करता हूं, मैं तो प्रोसेस से सॉल्व करता हूं, चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, मुझे एक्यूरेसी चाहिए, है ना। आप भी ये हैबिट डाल लो, टाइम बचा के कुछ नहीं करना, अगर गलत आंसर आ जाएगा तो, है ना। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। URMS का फॉर्मूला अपने को पता है, 3 RT/m ऑफ हाइड्रोजन लिख देते हैं 2। और टेम्परेचर भी दिया गया है कि हाइड्रोजन का जो है, नाइट्रोजन, इफ T इज द टेम्परेचर ऑफ द गैसेज, देन आपको बताना है किसका टेम्परेचर है, तो इसको मैं लिख देता हूँ T1 हाइड्रोजन के लिए, इज इक्वल टू √7 into 3RT2/28। ये होगा, 3R से 3R कैंसिल हो जाएगा, 7 से ये 28 कैंसिल हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2/√2। ये आएगा क्या, T2/2 आएगा। नहीं √2, इधर 2 इधर भी तो है ना,
लेफ्ट साइड में √2 और इधर √4 है ना? सर हाँ तो लेकिन सर स्क्वायर उससे किया है ना 2 आपने? आएगा ना। ने सॉरी स्क्वायर किया है ना? सॉरी तो स्क्वेयरिंग करने पे वहाँ पे 2 आ जाएगा ना? T1 हाँ हाँ सर सॉरी वहाँ पे सॉरी हाँ। हाँ माय बैड यस 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 हाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा राइट। तो यहाँ से आ गया क्या 2T1 इज इक्वल टू T2 मतलब बेसिकली हाइड्रोजन का हमें पता चल गया कि टेम्परेचर जो है वो कम है क्योंकि नाइट्रोजन का टेम्परेचर हाइड्रोजन के टेम्परेचर से ट्वाइस है। तो आंसर हो जाएगा सी है ना, सिर्फ ग्रेटर और लेस पता करना था तो सी आंसर हो जाएगा ना। ये तो डायरेक्ट है, ये रिलेशन तो आपको याद होगा भी, और नहीं भी याद होगा तो इसका तरीका बता दो। पहले तो क्या करोगे, कौन सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन होती है, URMS या UMP या U एवरेज? RMS। RMS हाँ 10 MPa for सो the URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज इज ग्रेटर देन UMP। और उस फॉर्मेट में कौन सा ऑप्शन है देखो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी हो गया। इसमें टाइम में नहीं दूंगा ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन भी है, याद भी रखना होता है आपको, बट नहीं भी याद है तो ये याद रखना और बाकी आप डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हो। इट्स नो ब्रेनर। नाउ दिस क्वेश्चन, अगेन जिसका भी आंसर आएगा आप मुझे पर्सनली भेजोगे। हाँ आरुष आपने सॉल्व कर लिया था क्या ऑलरेडी? नहीं वो लास्ट क्वेश्चन का भेजा था। ठीक है ठीक। देखते हैं अभी आरुषि। आई थिंक मुझे भी आंसर याद नहीं इसका, बट आई थिंक यू आर राइट। अंश आई थिंक आप भी सही, क्योंकि 3 लोगों का सेम आंसर आ रहा है तो मोस्टली सही ही होगा। अनन्या आपका भी अगर यही आ रहा है तो आई हैव टू चेक, क्योंकि टेम्परेचर सब केसेस में अलग अलग दिए क्या? सर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर नहीं होगा ना, ऑक्सीजन मास पे भी डिपेंड करेगा उनके। यस यस यस, मोलर मास और टेम्परेचर दोनों पे डिपेंड करेगा। तो चलो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, आई वेट। I'll समटाइम्स यू माइट फाइंड कि भाई यार मेरे तो मुझे तो यह आता ही था, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी या फिर जो भी, बट ट्रस्ट मी आपको ज़रूरत है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो आपको नहीं पता कि कौन सा टॉपिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड वंस यू गो इनटू द हैबिट ऑफ द फैक्ट दैट कि भाई ये तो मेरे को आता ही, चलो बाद में कर लूंगा, तो वो फिर वो कभी हो नहीं पाता है बाद में। सो बी कंसिस्टेंट विद द रिवीजन प्लान। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आपके लिए ही तो हो रहा है ये, है ना। मैं तो मेरे को मुझे तो क्या है, मैं मस्त घर पे बैठ के अभी मूवी देख रहा होता, टीवी देख रहा होता। तो अगर मैं कर रहा हूँ आपके लिए तो आई थिंक यू शुड पुट मोर एफर्ट एंड इसका आउटपुट लेके आना चाहिए आपको, राइट। सो बी मोटिवेटेड एवरी डे। रोज उठो, कम से कम जो टॉपिक कवर किया गया उसका नोट्स देख लो, शॉर्ट नोट्स बना लेना, अभी इसका ले लेना, मैं भेज दूंगा फाइल। एंड क्वेश्चंस रैंडमली करते रहो यार, मैं 1-2 वेबसाइट सजेस्ट कर दूंगा, उस पर PYQs मिल जाते हैं, वहां से करो। तो आप करते रहो बस क्वेश्चंस, फोन में करो, घूमते जा रहे हो कहीं वहां करो। 4 महीने बचे हैं, लगा दो पूरी एनर्जी जी जान से। ठीक है, मोस्ट ऑफ पीपल आर गेटिंग सी एज एन आंसर। तो मैं बता देता हूँ इसमें कॉन्सेप्ट क्या, और यही मैं समझा रहा था थोड़ी देर पहले कि ऐसे केसेस में देखो आप, मोस्ट जो पीक ऑफ द ग्राफ है वो समझ नहीं आ रहा अपने को, है ना। ये तो अपने को पता है कि मैक्सिमम जो होता था DN/DU मैक्स जो होता था, उसका अपने को पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था √M/T के। लेकिन ये दोनों का समझ ही नहीं आ रहा किसका पीक ज्यादा है किसका क्या है, या शायद उनका M/T कैंसिल आउट इसी फॉर्म में कि कैंसिल आउट कर दे रहा है एक दूसरे को। तो फिर दूसरा तरीका इसका क्या है, U वाला, कि U स्पीड
मोस्ट प्रोबेबल हो या कोई भी स्पीड हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई एम, टेम्परेचर बाय मोलर मास। तो जैसे ये थर्ड है, तो जिसका टी बाई एम ज्यादा होगा वो थर्ड का है, जिसका टी बाई एम सबसे कम होगा वो फर्स्ट है। तो आई थिंक सब में टेम्परेचर अलग अलग है, राइट? तो आप टी बाई एम कैलकुलेट करो बेसिकली सब केसेस में। ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा इसमें, और कोई तरीका नहीं है, बिकॉज सब में टेम्परेचर डिफरेंट दिया है। सेम दिया होता तो फिर भी अपन कर लेते, या सेम ही है, टेम्परेचर सेम ही है शायद, है ना? बस एक दो में से में एक में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं अपन। जैसे टी बाई एम अपन हाइड्रोजन के लिए निकालते हो, तो UH2 विल बी सम कांस्टेंट K इंटू अंडर रूट टी बाई एम। टी कितना हाइड्रोजन का दिया? 300/2। UN2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू टेम्परेचर नाइट्रोजन का कितना दिया? 300/28 हो जाएगा ये। और UO2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K इंटू अंडर रूट 400/32। अब 300/28 बड़ा या 400/32 बड़ा? 400/32। और तो मतलब तो सबसे ये 400/32 ऑक्सीजन का है, मतलब दिस थर्ड रिलेट्स टू ऑक्सीजन, दिस रिलेट्स टू हाइड्रोजन। सॉरी, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन का हो गया, माय बैड माय बैड, सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन का हो गया। सो द थर्ड रिलेट्स टू हाइड्रोजन। इंटू का सबसे कम हो जाएगा ना। हाँ, और नाइट्रोजन का सबसे कम है ये, तो ये सबसे लास्ट में आएगा, है ना? तो नाइट्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए थर्ड, एंड ऑक्सीजन के लिए सेकंड, जो भी ऑप्शन आ रहा है। नहीं, अंश एक में टेम्परेचर डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखो। ऑप्शंस में सेम है, यस। तो कौन सा आ रहा? सी आ रहा ना? सर सी। हाँ जी। लेकिन ऑक्सीजन का तो सबसे ज्यादा आ रहा है हमारा U1। नहीं, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा आ रहा है। 300/2 तो 150 होता है ना भाई, तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा आ रहा है ना वैसे। एक्चुअली हाइड्रोजन का ज्यादा आ रहा है, तो फिर हाँ, सबसे कम इन्वर्सिंग है तो सबसे कम O2 का आएगा फिर। सो O2 का 12.5 रूट 12.5 आ जाएगा, और जो इसका आ रहा है उसका 12 के अराउंड ही आएगा, 12 से थोड़ा कम आएगा हाँ, राइट, यस, ओ अच्छा, आई गॉट इट, ठीक है ठीक है ना? है। यस। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, सो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, देन देर आर सम मोर क्वेश्चंस जो आप खुद से ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूँ बिकॉज देर इज वन कॉन्सेप्ट जो मैं अभी नेगेटिव पॉजिटिव स्क्यूड बता रहा था, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन आया था। तो आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन ऑन काइनेटिक थ्योरी, देन विल मूव टू यूडियोमेट्री। नहीं अनुश्री, यू आर मेकिंग वन मिस्टेक, बाकी आप सही सोच रहे हो, लेकिन एक गलती कर रहे हो आप बस। यस आरुषि, सही है आपका आंसर। अनुष्का, आपका भी सही है। इशिता करेक्ट। अभिराज गलत है आपका, फिर आप भी वही मिस्टेक कर रहे हो। यस। पूर्वा, नहीं पूर्वा वही तो नहीं करना है, जे एडवांस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। संभव सही है। कृष्णा नहीं। इट्स अ परफेक्ट बेल कर्व, सो यस। तनिष्का सही है आपका आंसर। स्वप्निल ठीक है। ऑलराइट, सो मोस्ट ऑफ यू आर गिविंग मी द राइट आंसर, जो कि है आंसर बी। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड। सो इसका बी आंसर है, एंड आई विल जस्ट ब्रीफ यू द कॉन्सेप्ट कि भाई जब मैंने आपको बताया था कि जब किसी डेटा में बहुत ज्यादा हायर नंबर की वैल्यू जो है बहुत ज्यादा हाई है, वैल्यू हाई है, नंबर्स हाई नहीं है, मतलब जिसके ज्यादा मार्क्स है वो नंबर में भले 4 ही है लेकिन मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कि बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, जो कि एक्चुअल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है। और उसमें हमने पढ़ा था कि URMS इज ग्रेटर देन U एवरेज इज ग्रेटर देन U मोस्ट प्रोबेबल। जब एक बेल कर्व होगा, तो बेल कर्व में आपको ध्यान रखना है कि URMS सबसे ज्यादा होगा हमेशा, क्योंकि वो स्क्वायर का एवरेज है ना?
तो स्क्वायर का मीन है तो वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। यू एवरेज और यू मोस्ट प्रोबेबल इक्वल हो जाएंगे। कैसे? जब डेटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जब दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एवरेज भी वहीं लाई करेगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा लाई कर रहा है। मोड और मीन सेम होंगे बेल कर्व के लिए, ऐसा समझो। यू एवरेज इज नथिंग बट मीन और यू एमपी इज नथिंग बट मोड। तो मोड और मीन दोनों सेम हो जाएंगे अगर कोई परफेक्ट बेल कर्व होगा तो। और अगर ये नेगेटिव स्क्यूड हुआ तो उस केस में यू आर एम एस तो ज्यादा होगा लेकिन यू एम पी आ जाएगा उसके बाद, और यू मोस्ट प्रोबेबल जो होगा, सॉरी यू एवरेज जो होगा वो कम हो जाएगा। सर ये सब ग्राफ टाइप्स इंपॉर्टेंट है क्या? क्योंकि हमें कुछ नहीं करवाया था ऐसा। कोई बात नहीं, तो हमें अभी समझ गया ना, करवाया नहीं करवाया से कोई मतलब नहीं है। देखो अभी समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। हम्म हाँ, तो बस उतना ध्यान रखना है ना। अब जो हुआ नहीं वो उसको भूल जाते हैं पर अभी अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। हाँ, तो ये नेगेटिव स्क्यूड का ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये नेगेटिव स्क्यूड का ग्राफ है, समझा दिया मैंने। और पॉजिटिव स्क्यूड जो एक्चुअल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द डेटा ऐसे इधर है और जो कम वाले हैं वो आगे है। तो ये एक्चुअल, ये पॉजिटिव स्क्यूड है। बस समझ में आ गया। सर नेगेटिव स्क्यूड का ग्राफ कैसा होगा वापस? नेगेटिव स्क्यूड का मतलब है कि जो छोटी वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। मतलब कुछ इस तरह से, सॉरी, नेगेटिव स्क्यूड का ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरह का होगा। समझ में आ रहा है? ओके ओके गॉट इट। हाँ। और पॉजिटिव स्क्यूड जो होगा वो अपोजिट, जो एक्चुअल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और बेल कर्व आपको समझ में आ ही गया। ये अभी तक पूछा नहीं गया है नेगेटिव स्क्यूड वाला, बट मैंने बस एक गेस कर रहा हूं मैं कि अगर ये आ गया, ये तो आता ही है, तो क्या पता कभी आ जाए ये वाला। तो बस ध्यान रखो कि वो ऐसा होता है। सो ये हम लोग ग्राफ से ही इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि नेगेटिवली स्क्यूड है। हाँ, वैसे ग्राफ देख, ग्राफ के शेप से समझ में आ जाएगा आपको वैसे भी। तो ये जो रिलेशन है वो मैंने ग्राफ से ही निकाला है, आप देखो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली जब एवरेज यहाँ पे लोगे तो एवरेज जो होगा वो तो यही आएगा ना भाई। अगर छोटी वैल्यू ज्यादा, चूंकि वैल्यू ज्यादा छोटी है तो एवरेज यहाँ आएगा। मोस्ट प्रोबेबल तो हमेशा पीक पे ही आता है, और आरएमएस स्क्वायर है तो 100 के नंबर, भले ही 100 के नंबर तो ज्यादा ही है ना, इनके नंबर में कम है ये छोटे वैल्यूज वाले, है ना। तो यहाँ पे आएगा एवरेज, यहाँ पे एमपी और यहाँ पे आरएमएस, ऐसा। ठीक है, मूविंग ऑन टू यूडियोमेट्री। बाकी क्वेश्चंस आप कर लेना एक बार काइनेटिक गैसियस इक्वेशन से। 1/3 RT KT पता होगा ना, फॉर्मूला जो आपने डिराइव किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। नाउ क्विकली यूडियोमेट्री समझते हैं, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो विल टेक 20 to 25 मिनट्स फॉर यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री में देखो यार, है तो ये मोल कॉन्सेप्ट ही, है ना। और यहां से एक्चुअल जेई का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जेई मेंस में नहीं है, एडवांस में है। मेंस वाला कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया, एडवांस वाला कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया इसलिए ताकि अपने को थर्मोडायनेमिक्स में कहीं काम आए तो याद रहे ना। यूडियोमेट्री में सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, फिर आपको उस पे गैसेस लॉ, अवोगाड्रोस लॉ हम लोग पढ़ते हैं, वो आपको अप्लाई करना है। मोल को, गैसियस मोल को हम उनके वॉल्यूम से सिमिलरली रिप्लेस कर सकते हैं। ये 3-4 पॉइंट तो पहले आपको बेसिक्स जो सबको आने ही चाहिए, कि मोल को, वॉल्यूम को मोल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, बिकॉज गैसेस वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नाउ कुछ केसेस में क्या होता है कि लिक्विड्स एंड सॉल्यूशंस कैन एब्जॉर्ब गैसेस। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे आता है कि फलाना फलाना गैस बना एंड देन ऑन पासिंग द गैस विथ समथिंग मटेरियल वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय दिस मच। तो हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल कौन से गैस को एब्जॉर्ब करता है। कुछ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, और उनमें गैसेस भी हैं। जैसे एक ऑब्वियस सी बात है कि CO2 को अगर KOH के थ्रू पास करोगे तो KOH CO2 को एब्जॉर्ब करके K2CO3 बना देगा। K2CO3 इज अ सॉलिड, तो सॉलिड का वॉल्यूम हम 0 मान लेते हैं। तो गैसेस का वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा कौन सा कितना था। अगर मान लो किसी रिएक्शन में CO2 बना और KOH से पास करने के बाद अगर वॉल्यूम 15 ml से कम हो गया, इसका मतलब CO2 15 ml बना होगा। समझ में आ रही बात आपको? हाँ तो जो जिसका एब्जॉर्बेंट होगा उस हिसाब से उसी का वॉल्यूम उतना बन जाएगा।
ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि H2O इज सेपरेटेड आउट बाय कूलिंग, तो अगर कूलिंग करने पे कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड बाय 10 ml, तो मतलब समझ जाना कि वाटर फॉर्म्ड इज 10 ml। ऑन पासिंग सॉल्यूशन विद KOH वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाय 20 ml, मतलब समझ जाना कि वो CO2 फॉर्म्ड इज 20 ml। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग सल्फर और फास्फोरस होंगे, वो क्या कन्वर्ट करेंगे, वो बनेगा है SO2 और P4O10 में कन्वर्ट होंगे। ये प्रोडक्ट की बात करो, मैं एब्जॉर्ब करने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। नाइट्रोजन अगर है कहीं पे तो उसका प्रोडक्ट मत बनाओ अनलेस इट इज मेंशन्ड, और अगर नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है जिसका प्रोडक्ट बनाना है तो अगर NO2 है तो उसको NO2 लिबरेट करा दो, बाकी इस N2 को एज इट इज एन इनर्ट गैस मान के चलो अनलेस इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको N2 का प्रोडक्ट बनाना ही है। इफ मिक्सचर कंटेन्स N2 गैस, अगर O2 से रिएक्ट कराना है तो डू नॉट अज्यूम एनी ऑक्साइड फॉर्मेशन अनलेस स्पेसिफाइड, मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, ओजोन और ऑक्सीजन को अगर पता करना है कि कौन सी गैस एब्जॉर्ब करती है तो टर्पाइन ऑयल इज यूज टू एब्जॉर्ब ओजोन, मतलब क्वेश्चन में कहीं कहा जा रहा है कि ऑन पासिंग द मिक्सचर विद टर्पाइन ऑयल, सॉरी टर्पेंटाइन ऑयल अगर पास करते हो तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम 30 ml से रिड्यूस हो गया, मतलब ओजोन 30 ml बना होगा। एंड देन अल्कलाइन पायरागलोल, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्वेश्चन आ चुका है इस पे जेईई में। तो इंपॉर्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, जिसपे क्वेश्चन आ जाए वही इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन हाँ ये और ये वाला पार्ट कूलिंग पे वाटर एंड KOH से CO2, ये कॉमन जो है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब इसका यूज क्या है सर, आपको ये तो समझ में आ रहा है कि कौन किसको एब्जॉर्ब करेगा, अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो आई हैव अगेन गिवन यू एक्सटेंडेड लिस्ट कि और भी कोई कंपाउंड आए तो सबका मैंने लिस्ट दे दिया है, कुछ आपको समझ के आइडिया लग जाएगा। अमोनिकल से अगर नाइट्रेट होगा तो वो अल्काइन को आपने पढ़ा भी होगा, अगर रिसेंटली अगर टॉलेंस टेस्ट वगैरह आपने पढ़ा है तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनल अल्काइंस के साथ AgNO3 रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाता है, तो दैट्स द रिएक्शन। तो सॉलिड और लिक्विड अगर प्रोडक्ट बन जाता है गैस का तो उसका वॉल्यूम हम लोग 0 मान लेंगे, रिड्यूस हो गया वो। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में समझते, पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेना बाद में। एक क्वेश्चन में पूरा खुद से समझाता हूं आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 मेजरिंग 1 लीटर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने ताकि समझ में आ जाए सबको। इज पास्ड ओवर हीटेड कोक एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैसेस कमिंग आउट बिकम्स 1.6 लीटर, फाइंड परसेंटेज CO2 इन द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ध्यान दो यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पास किया कोक के साथ और बन गया 2CO, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये गैसियस है, ये सॉलिड है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप देखो मॉड्यूल में भी और PYQ में भी मिलेगा आपको। नाउ इसका कितना वॉल्यूम दिया गया है, 1 लीटर। ठीक है, सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम हम काउंट नहीं करते हैं, सो लेट्स जस्ट लेट इट बी। एंड ये इनिशियली 0 फॉर्म होगा क्योंकि कुछ था ही नहीं है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि वॉल्यूम को आप मोल से रिप्लेस कर देना, तो मान लो कि CO2 का 1 मोल है ना, बाद में उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे जस्ट अज्यूम करने के लिए, एक्चुअली में 1 मोल नहीं है ये। क्या करोगे आप, मान लो कि 1 माइनस एक्स हो गया आफ्टर रिएक्शन, तो क्या ये 2x बनेगा, स्टोइकियोमेट्री, इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, तो टोटल टोटल वॉल्यूम जो होगा एट द एंड अपने हिसाब से कितना आ रहा है, सबको ऐड कर दो, 1 माइनस एक्स प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, और टोटल वॉल्यूम उनके हिसाब से कितना है 1.6 लीटर, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1.6, यहां से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.6, तो 0.6 अगर पुट करोगे तो फाइनली CO2 बचेगा 0.4 एंड CO फॉर्म होगा 1.2। ध्यान देना, परसेंटेज CO2 बनाना है, बताना है एंड इन द मिक्सचर, तो फाइनल मिक्सचर में CO2 is equals to 1 minus x that is equals to 0.4 liter and CO is equals to 2x that is 1.2 liter, तो परसेंटेज CO2 कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन टोटल वॉल्यूम, कितना हो गया ये 25%।
सर बट क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि फाइंड परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ CO2 मतलब कितना अच्छा CO2 हाँ ओरिजिनली तो ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ओके में। ओके ठीक है। तो परसेंटेज कन्वर्जन अगर पूछ रहा है तो 0.6 बाई कर देंगे, तो 0.6 पर मतलब 60%। हाँ 60% भाई। ये तो हाँ सॉरी आई इंटरप्रेटेड रॉन्ग। तो ये तो मिक्सचर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। और अगर कन्वर्जन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, सिंपली 1 था 60% कंज्यूम हो गया, सिंपल। ये तो और इजी हो गया 60%। ये समझ में आया सबको? यस। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब आपको लगेगा सर आपने क्वेश्चन तो इजी कराया और दे दिया डिफिकल्ट। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप बस इसकी इक्वेशन लिखते जाओ, सॉल्व करते जाओ, आ जाएगा। नहीं तो 5 मिनट में मैं सॉल्व करता हूँ। और फिर मैं यूडियोमेट्री की एक डीपीपी शेयर करूंगा विच विल हैव बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चंस, है ना। वही आते हैं एग्जाम में, बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते अब। सर एक सेकंड के लिए पिछला स्लाइड दिखाओ। हाँ थैंक यू सर। ओके। आज का होमवर्क मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। आपको करना है डीपीपी ऑफ यूडियोमेट्री, बस कर लेना यार, आज मत करना, कल कर लेना वाले दिन में, बस कर लेना, है ना। और बाकी स्लाइड पे क्वेश्चन, और फिर जहां से मन करे आप क्वेश्चन करो, जितने क्वेश्चन करोगे उतना बढ़िया है। आई नो कि सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं है, बट इनको निपटा दो कि ये टॉपिक कवर हो गया अपने। अब इसमें दोबारा नहीं देखना, इसका बस फॉर्मूला देखना है, और जो क्वेश्चन हमने नोट्स में कर रहे हैं यही क्वेश्चन दोबारा देखेंगे, और बाकी जो एग्जाम में आएगा वो देखेंगे, है ना। इसकी एक अलग नोटबुक बनाओ रिवीजन की जो हम कर रहे हैं, और उसको उसके उसमें शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, फॉर्मूला ऐड करो, और उसको बस एक एडिशनल बुक रखो जिसको जब मन किया खोल के पढ़ लिया और यही क्वेश्चंस दोबारा कर लिया प्रैक्टिस। ठीक है। नाउ द आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका लग रहा है सुनने में, देखने में, पढ़ने में। यस आरुषि, वेरी गुड, आरुषि का आंसर आ गया है भाई। प्रदेश आप उसमें वो मत लगाओ, मतलब आपके कार्बन तो सही आ गया, हाइड्रोजन गलत आया। आरुषि हैज गॉट इट राइट। हम्म। प्रदेश एक पार्ट अगर आप सॉल्व करो ना तो दूसरे में आप ये मत सोचो कि ये तो हाइड्रोकार्बन ही होगा या एल्केन ही होगा या एल्कीन होगा, ऐसा नहीं सोचना। अपने को मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आएगा वही लिखना है, चाहे वो कंपाउंड पॉसिबल हो या ना हो, है ना। हम्म। अश्विन क्लोज इनफ, आई थिंक एक कहीं गड़बड़ी करी है आपने। हाँ जी, और कौन कौन है भाई, करो ट्राई। सिर्फ आरुषि का सही आंसर आया अभी तक। अनन्या वेरी गुड, अनन्या का भी आ गया। चैतन्य आपका सही आया है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तो। नहीं, आपका कार्बन गलत आया है। इशिता आपका कार्बन सही आया, हाइड्रोजन गलत आया है। कार्बन ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ ना, बिकॉज 2-3 क्वेश्चन और हैं वो भी मुझे कराने हैं। और मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहता कि बर्डन भी नहीं लगे, तो
एग्जैक्टली 10 to 15 मिनट्स में इसको क्लोज करेंगे, जैसे हमने स्टार्ट किया था उसी टाइम पे। 1 hour मतलब 1 hour स्ट्रिक्टली। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर डाउट्स अपने अपनी क्लास में जब अपन होंगे तो अपन आप पूछ सकते हैं ना। 100 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन, पहले हाइड्रोकार्बन दिखते ही आप लिख दोगे CXHY, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन वही होगा तो OZ लिख देना, है ना। ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे PYQs में। यस इशिता, अभी सही आ गया आपका आंसर ना। 100 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला लिखो, तो या तो आप इसकी कंबसन की इक्वेशन लिख लो या आप हिडन ट्रायल से कर लेना। वैसे कंबसन की इक्वेशन होती है x + y/2 O2, राइट, गिव्स y/4 सॉरी O2 y/4 O2 गिव्स x CO2 प्लस y/2 H2O, ठीक है। नाउ देखो, इसका दिया गया इनिशियली कितना है, 100 ml है। इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम V मान लेते हैं अपन, ठीक है। एक्सेस है तो V मान लो, X मान लो, कुछ भी मान लो। इन अ कंडीशन सो दैट वाटर फॉर्म्ड गेट्स कंडेंस्ड, मतलब ये जो वाटर है वो लिक्विड ही बन रहा है सीधे। एंड टोटल कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर वाज फाउंड टू बी 250 ml, ठीक है। तो इसका कुछ तो वॉल्यूम बना होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना बना होगा तो देखते हैं। जितना सर हाइड्रोकार्बन एक्सेस है तो मतलब हाइड्रोकार्बन तो पूरा ही रिएक्ट कर गया होगा, तो ये है T = 0 पे। T = T फाइनल पे क्या होगा, तो ये 0 बचेगा क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन है, दिया गया क्वेश्चन में ना। जहां तक ऑक्सीजन के वॉल्यूम की बात है, ये बचेगा V माइनस x + y/4 इंटू 100, होगा क्या बताओ। दिस माइट बी वन ऑफ द कंफ्यूजिंग पॉइंट्स, तो किसी को इसमें कंफ्यूजन है बता दो मुझे। स्टोइकोमेट्री मैंने लगाया, बस स्टोइकोमेट्री का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर यहाँ पे 3 होता तो आप सीधे मान जाते कि हाँ V - 300, लेकिन वही x + y/4 है, तो देखने में बस अजीब सा लग रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये इतना वॉल्यूम बच जाएगा ऑक्सीजन का बाद में। और हाइड्रोजन CO2 कितना बनेगा, दैट विल बी फॉर्म्ड x × 100। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हो आप, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो फाइनल वॉल्यूम है और जो इनिशियल वॉल्यूम था, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 250 ml का, है ना। तो फाइनल वॉल्यूम टोटल माइनस इनिशियल वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू 250। अब देखो फाइनल वॉल्यूम का तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई, 100 + V माइनस फाइनल वॉल्यूम कितना है, V माइनस x + y/4 इंटू 100 प्लस 100x, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम, है ना। ये ना सबका वॉल्यूम ऐड कर दिया मैंने फाइनली, इसका भी और इसका भी। दिस इज इक्वल टू 250। यहां से सॉल्व करोगे एक इक्वेशन आएगी। अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करोगे इसको तो दिस विल ये जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, V और V, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ एक बार साइड में। क्या नंबर्स आ रहे हैं भाई, तो इक्वेशन जो आएगी 100 + 25 आएगा। 100 प्लस 100 - x + 25 25y। अच्छा मतलब आप इक्वेशन बता रहे हो, बाकी कैलकुलेशन तो सही चल रहा है ना अभी तक। हाँ। हाँ तो ये आ रहा 100 प्लस 100x प्लस 25y प्लस 100x इज इक्वल सर टू वो 250। माइनस 100x हो 100x। अच्छा हाँ ये माइनस हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो 100x तो कैंसिल ही हो गया, तो 100 + 25y इज इक्वल टू 250, तो 25y इज इक्वल टू 150, ये आ रहा है क्या। यस सर। तो हाँ भाई सर। कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या भाई, 6 आ रहा है। ओके ठीक है, चलो देख लो भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, व्हाट इज द सेकंड पार्ट, कि व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर इज फर्दर exposed to aqueous KOH, a further contraction in 300 ml is observed। तो जब जो बचा हुआ मिक्सचर है, अच्छा KOH किसको कंज्यूम करता है जल्दी से बताओ मुझे,
कार्बन डाइऑक्साइड। CO2. CO2 को। तो KOH अगर CO2 को कंज्यूम करता है तो X इंटू 100 इज द वॉल्यूम ऑफ CO2, राइट? यही था। और वो किसके बराबर है? 300 ml के बराबर है। तो X की वैल्यू आ गई 3। बोलो सही है कि नहीं? कि जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो CO2 का होगा, और वॉल्यूम था कितना? अपने हिसाब से 100x था, और इनके हिसाब से 300 ml है। दोनों को इक्वेट कर दिया, X की वैल्यू आ गई। अब एक बार कंफर्म कर लो कि Y की वैल्यू 6 ही आ रही है ना, क्योंकि बहुत लोग की 5 आ रही है, और मुझे भी लग रहा है कि शायद 5 है इसका, अनलेस इट इज 6, मतलब आई एम नॉट श्योर। ये बहुत लोगों का C3H5 आ रहा है, ज्यादातर लोगों का C3H6 आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। कैलकुलेशन तो सही किया है मेरे ख्याल से, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। यस सर, -100 इस एक्सप्रेशन से y6 यार। 6 आ रहा है ना? हाँ तो ठीक है, फिर यही आंसर इसका। सर वाईफाई पॉसिबल है? आई डोंट थिंक पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल तो सर, है, बिल्कुल। अल्काइन वल्काइन तो बन ही सकता है, 2 पॉसिबल and तो -3. अच्छा। है ना, है ना? ठीक है, तो ठीक है, ये आंसर है, डोंट वरी। हाँ जी। सर वो मेरे को सेकंड वाला पार्ट नहीं समझा, मतलब KOH के साथ फर्दर ही ऐड करेगा तो फिर वो स्टोइशियोमेट्री वगैरह, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट भी बताया था हमको कि क्या बनेगा वो। K2CO3 बनेगा ना? हाँ यस, तो फिर मतलब क्या उसको आगे मतलब कैसे करना है समझ नहीं आया। देखो, KOH किसको कंज्यूम करेगा? CO2 को। यस सर। तो जितना CO2 है वो कंज्यूम हो गया होगा, तभी 300 ml का रिडक्शन हो रहा है। ओके तो उसमें स्टोइकियोमेट्री का कोई लेने देना ही नहीं है, जितना CO2 है सब कंज्यूम हो गया, दैट्स द आइडिया। ओके ओके यस सर। तो 300 ml था उनके हिसाब से, डेटा में दिया है, और हमारे हिसाब से 100x था, तो 100x मस्ट बी इक्वल टू 300। इक्वेट ओके, कर दिया, डिवाइड कर मतलब दिया पूरा का 3। पूरा इट विल बी यूज्ड। हाँ, राइट। थैंक यू सर। हाँ, चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आइडियोमेट्री पे, एंड देन आई विल सेंड यू सम DPP। अगर लगेगा तो नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा मैं 30 मिनट अर्ली करके 20 मिनट अर्ली करके डिस्कस कर दूंगा थोड़े और क्वेश्चन जो डाउट्स होंगे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्या, जल्दी से, है ना? कुछ पार्ट नहीं समझ में आया आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर हेल्प करूंगा, या फिर आप मुझे क्लास में मिलो विद द सेम टॉपिक विद द सेम डाउट, मैं और डिटेल में समझा सकता हूँ, है ना? करना है मतलब करना है, नहीं का कोई स्कोप नहीं है, भरोसा रखो, ये सब काम आएगा, सब के सब वर्क करेगा आपके लिए। लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हो, ऑनलाइन देख, मतलब लिंक शेयर कर दूंगा मैं, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, कंप्लीट पैरेलली करना है आपको। और ऐसा इसका मुझे आंसर ये पता नहीं है, सो आई विल जस्ट वेट फॉर मी टू सॉल्व। बाकी आंसर आ रहे हैं लोग के। हाँ, दो लोगों के कॉमन आंसर्स आ रहे हैं, सो आई थिंक
सही होगा, रौनक एंड आरुषि, होपफुली सही ही होगा। हाँ यस अंश, कूलिंग मीन्स H2O का जो वॉल्यूम था वो खत्म हो गया, मतलब दैट इज द अमाउंट ऑफ H2O फॉर्म्ड। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बिकॉज मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आप लोग का। सो बाकी आपको डीपीपी मिलेगी, उसको आप सॉल्व करो, डोंट वरी। सो अपने पास क्या है, CO है, मीथेन है और N2 है। आउट ऑफ दीज थ्री ओनली CO एंड मीथेन विल रिएक्ट, पहली बात तो मान लेते हैं कि तीनों का वॉल्यूम जो है, अच्छा दिया है टोटल वॉल्यूम 40 ml है, तो CO का मान लो x ml है और CH4 का मान लो y ml है ना, बाकी बचा हुआ N2 है। CO की रिएक्शन कराई आपने, इसमें एक्सप्लोडेड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ बना गया CO2, ठीक है। मीथेन की भी आपने रिएक्शन करी, 2O2 gives CO2 प्लस H2O ना। ऑब्वियसली अगर हमने H2O को बैलेंस किया तो अपने को मिलेगा 2H2O। अब देखो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत इसमें है नहीं, इतना हमने लिख लिया। अब फर्स्ट पार्ट पहले इक्वेशन लिख लिया करो जब भी लिखो, और N2 को एज इट इज छोड़ दो, N2 को रहने दो ना। ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि कूलिंग करने के बाद, ऑन कूलिंग दिस मिक्सचर कॉन्ट्रैक्शन इज सर्टेन। मैंने यही बोला था, कीवर्ड पकड़ो, जो पहला इडियोमेट्री स्टार्ट करती जो पॉइंट्स लिखे थे, दोज आर द कीवर्ड्स दैट यू नीड टू फाइंड इन द क्वेश्चन। कीवर्ड क्या है कि भाई कूलिंग करने से अगर वॉल्यूम में रिडक्शन हो रहा है, मतलब कोई तो गैस है जो लिक्विफाई हो जा रही है, और वो होगा वाटर। तो वाटर वेपर इज गॉट लिक्विफाइड, तो वाटर जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम गैसेस स्टेट में कितना है, 30 ml, ठीक है। तो अगर वाटर जिसकी स्टोइकोमेट्री 2 है वो 30 ml है, तो फिर CO2 कितना बना होगा यहां से, 15 ml। ये कैसे पता चला 30 ml, क्योंकि रिड्यूस टू अप्रोक्सीमेटली 0 आफ्टर कूलिंग, लिखते जाता हूं मैं साथ साथ में ताकि ध्यान रहे। तो स्टोइकोमेट्री का रूल लगाया तो पता चला कि अगर ये 30 ml है तो फिर ये 15 ml रहा होगा CO2, ठीक है जी। आते 15 ml CO2 का मतलब है कि मीथेन भी 15 ml रहा होगा, फिर होगा कि नहीं। कैसे पता चला, अगेन स्टोइकोमेट्री, जिसकी जितनी स्टोइकोमेट्री उतना ही कंज्यूम होगा, उतना ही फॉर्म होगा, उसी हिसाब से फॉर्म होगा। तो मीथेन का तो आ गया, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, जितनी बड़ी लैंग्वेज उतना सिंपल क्वेश्चन। अब कह रहे हैं तो ना KOH से पास करने के बाद 15 ml रिडक्शन इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व, 30 ml रिडक्शन इन वॉल्यूम इज ऑब्जर्व। किससे, KOH से। KOH से कौन, KOH किसको कंज्यूम करता है, CO2। तो अगर यहाँ पे x लीटर ऑफ CO है तो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये तो 0 बचेगा, और ये कितना बचेगा, x ml बनेगा ये। तो अपने हिसाब से टोटल CO2 कितना है, टोटल CO2 अपने हिसाब से x which is being formed from CO plus 15 ml which is being formed from methane, that was y initially, ठीक है। नाउ यहां पे जो ये दोनों मिला के है वो कितना है, x प्लस वाई कितना है, x प्लस 15 कितना है, 40। 30 ml, क्योंकि KOH 30 ml कंज्यूम करता है, और CO2 जो है वो x यहाँ पे और 15 यहाँ पे है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी 15 ml। और अगर x और y आ गया तो बचा क्या है, N2 तो उन दोनों के बाद 40 में से माइनस कर दो, वो आ जाएगा। तो ओवरऑल CO कितना आया, 15 ml, CO2 कितना आया, सॉरी CH4 कितना आया, वो भी 15 ml,
और N2 बचा खुचा 40 था टोटल, तो N2 हो गया 10 ml। डन। बोलो भाई, समझ में आया ये? यस सर। तो इन सारे क्वेश्चंस को वापस से या तो ट्राई करो, या फिर मैं डीपीपी भेजूंगा, उनके क्वेश्चन ट्राई कर लेना। एंड डू नॉट, हमेशा टाइम लिमिट रखो। मतलब आप डीपीपी में अगर 10 क्वेश्चन है तो आप टारगेट करो कि 30 to 40 मिनट में क्वेश्चंस हमें करने हैं। नहीं हो कोई बात नहीं, बट टारगेट वैसे ही रखो, मेंटली टारगेट बनाओ। अब आप प्रिपरेशन मोड से बाहर निकलो। अब आप युद्ध स्तर पे पढ़ाई करो, है ना। प्रिपरेशन मोड जो स्लोली स्लोली धीरे धीरे चल रहे हो, उससे बाहर आओ और अब स्पीड अप करो, चीजों को बढ़ाओ, फास्ट करो, समझो भी फास्ट, एफिशिएंट बनो, है ना। टाइम बहुत फास्ट निकलेगा। सो ऑन दैट नोट आज के लिए रखते हैं इतना ही, बहुत 10 मिनट ज़्यादा ही हो गया। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you, ऑल sir. द बेस्ट, Thank you, बाय sir. Have a nice बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Good night, sir. गुड नाइट। सर हाँ जी बताइए। सर वो N+O2 NO2 क्यों नहीं बना? N2 इज स्टेबल बट N2, हाँ मैंने लिखवाया था ना, देखो फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था ज्योमेट्री के, ये कि इफ मिक्सचर कंटेन्स N2 गैस, दिस इज एक्सप्लोडेड विथ O2, डू नॉट अज्यूम एनी ऑक्साइड फॉर्मेशन अनलेस स्पेसिफाइड, ओके सर। है ना। यस अश्विनी बताइए, सॉरी अश्विन। सर वो X+15 शुड बी इक्वल टू 40 ml राइट, बिकॉज टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास अवेलेबल है वो 40 है। नहीं बट KOH की वजह से है ना 30, देखो ना, कहा जा रहा है कि व्हेन दिस मिक्सचर इज एक्सपोज टू एक्वस KOH, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 30 ml इज ऑब्जर्व। तो KOH किसको एब्जॉर्ब करता है? सिर्फ CO2 को करता है ना। देखो ना, CO2 SO2 Cl2 को कौन ऑब्जर्व करता है? KOH। यस सर। तो इसका मतलब जो 30 ml है वो CO2 का वॉल्यूम है, ओके मतलब वो ओके यस सर। और CO2 दो जगह से बन रहा है, एक CO से और एक मीथेन से। तो CO वाले का 15 ml, मीथेन वाले का हम पहले ही निकाल चुके हैं 15 ml, तो बाकी का 15 ml फिर CO2 से, मतलब CO से बन रहा है। ओके सर, और मेरे को एक लास्ट डाउट था, मतलब जब भी हमको ऐसे हाइड्रोकार्बन का ये गिवन नहीं होगा तो फिर वी विल यूज दैट फॉर्मूला जहाँ पे X+Y/4 वगैरह है, एंड जब भी वो सब गिवन होगा हमको मिक्सचर एंड ऑल, तो फिर हम पैरेलल इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। यस यस, हाँ हाँ, अगर मान लो 2 हाइड्रोकार्बन दिया है तब भी आप पैरेलल इक्वेशन से सॉल्व करोगे, ओके ओके, है ना। थैंक यू सर। बस, ओके चलो, थैंक यू।